जहां तक हिजाब की बात है तो यूनिवर्सली वो तरीका कुछ और हो सकता है, काला कपड़ा हो सकता है, उजला कपड़ा हो सकता है, मगर एक्सपोजर मेल के लिए भी और फीमेल के लिए भी इस्लाम में प्रोहिबिटेड है। क्या आप अपने दिल से पूछे कि कितना अच्छा लगता है आपको जब हमारे समाज की बहू बेटियां टिकटॉक के रील पर आपको नजर आती हैं? उस पर तो कभी विरोध नहीं हुआ, उस पर किसी तरह की कोई टिप्पणी नहीं हुई। मैंने तो लिखा भी था, टिकटॉक के रील पर वाहवाही और अपने चेहरे को ढकने पे कार्रवाई। और आर्टिकल 25 संविधान का इस बात की पूरी इजाजत देता है, आर्टिकल 25, कि हम अपने रिलीजन को आज़ादी के साथ हम उसकी चीज़ों का सम्मान करें, उसके चीज़ों को अमल में लाएं और जो है जो भी उसके अंदर जो चीज़ें हैं उनको हमें करने का पूरा हक। हम एक रंग वाले जो नागपुर के नारंगी हैं उनसे हम ये खुले शब्दों में कह देना चाहते हैं कि ये देश एक रंग पर नहीं चलेगा। ये देश हमारे बाप दादाओं ने, हमारे बुजुर्गों ने जो कुर्बानियां दी हैं वो इसलिए नहीं दी थी कि ये देश एक रंग पे चलेगा। सन 47 में सलामी तिरंगे को दी गई है और ये देश जब तक बाकी है जब तक ये 3 रंग पर चलने की बात करे। नमस्कार, मैं वाकिफ जावेद और आप देख रहे हैं द बॉस न्यूज। अभी मैं जो स्टूडियो में मौजूद हूं, हमारे साथ एक मेहमान भी हैं, युवा नेता हैं अबुल फरज साजली। इनसे हम बात करेंगे जो कर्नाटका में लगातार विद्रोह होता जा रहा है, लगातार बद से बदतर हालत होते जा रहा है, जो हिजाब वाला मामला चल रहा है लगातार। आप देख रहे हैं किस तरह से हिंदुत्ववादी फंडा को लेकर के लोग एकत्रित हो रहे हैं। जो स्टूडेंट हैं वो भी किसी न किसी के बहकावे में आकर के भगवा गमछा वगैरह लगा करके और लगातार एक स्टूडेंट को, एक लड़की को परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। आइए इस पर हम पूरी बात करेंगे, क्या है मामला, आखिर कैसे क्या होगा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है अबुल फरज साजली। आइए इनसे बात करते हैं। सबसे पहले हमारे स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया जी। मामला यहाँ पर जो हिजाब को लेकर के चल रहा, आखिर सदियों से तो हिजाब पहनते आ रहा लोग, और सबसे पहली बात कि क्या कॉलेज यूनिवर्सिटी में उसका कोई ड्रेस कोड होता है क्या? देखिए, ड्रेस कोड का जहाँ तक इशू है, इन सब से हट के एक यूनिवर्सल ड्रेस कोड है जो पूरी दुनिया में अप्लाई होता है। जिस तरह से मानव सभ्यता आगे बढ़ी, आप बताइए, पहले जो लोग जंगलों में रहते थे वो शेर की खाल से, बंदर की खाल से, मरे हुए जानवर के खाल से अपने बदन को ढकते थे जब मानव सभ्यता की स्टार्टिंग होती है। और जैसे जैसे इंसान तरक्की करता चला गया, तरह तरह के पहनने के लिबास लोगों के दरमियान आने लगे। जहाँ तक हिजाब की बात है तो यूनिवर्सली वो तरीका कुछ और हो सकता है, काला कपड़ा हो सकता है, उजला कपड़ा हो सकता है, मगर एक्सपोजर मेल के लिए भी और फीमेल के लिए भी इस्लाम में प्रोहिबिटेड है। बॉडी का एक्सपोजर, क्योंकि एक सभ्य समाज के लिए, एक तहजीब याफ्ता समाज के लिए ये कभी भी अच्छा नहीं होता कि वो अपने बदन को एक्सपोज करें, अपने बदन का दिखावा करें। आपको याद होगा, आपने देखा होगा कि कितनी बड़ी लड़ाई लड़ी गई और कितना बड़ा ये महिलाओं का, जो लोग महिलाओं को आज आज़ादी के नाम पर, आप टिकटॉक रील्स देखिए। क्या आप अपने दिल से पूछे कि कितना अच्छा लगता है आपको जब हमारे समाज की बहू बेटियां टिकटॉक के रील पर आपको नज़र आती हैं? उस पर तो कभी विरोध नहीं हुआ, उस पर किसी तरह की कोई टिप्पणी नहीं हुई। मैंने तो लिखा भी था, टिकटॉक के रील पर वाहवाही और अपने चेहरे को ढकने पे कार्रवाई। ये किस तरह के लोग हैं? और मैं आपको सीधे बताना चाहता हूँ, हमारे देश की सदियों पुरानी परंपरा है, तहजीब है इस हिंदुस्तान की, कि हमारे यहाँ औरतें, हिंदू समाज में बात करें तो अपने घूंघट पहनती हैं। आज भी मैं बाज़ार से आ रहा था, मैंने हज़ारों औरतों को देखा जिनके सर ढके हुए थे। मगर यहाँ पर मामला कुछ और है। ये सारी चीज़ें एक बहाना है, अपने फेलियर को भाजपा छुपाना चाहती, उन लाशों को छुपाना चाहती है जो गंगा के किनारे सड़ गई, जिन्हें कुत्ते बिल्लियों ने खा लिया। ये सरकार अपनी हर उस नाकामी को छुपाना, यहाँ गरीब का खून चूसकर अडानी और अंबानी जैसे लोगों की तिजोरियाँ भरी जा रही, तो उनके पास एक ही रास्ता बचता है कि 80 और 20 की बात करें। जो 20 का कल्चर है, जो 20 का हर वो कल्चर है। आप नमाज की, ये हिजाब का मामला क्यों कहते हैं?
ये इनको तो अभी कई वीडियोस मैंने देखी, इनको अजान से प्रॉब्लम है, इनको दाढ़ी से प्रॉब्लम है। मैंने देखा कि एक सब इंस्पेक्टर को यूपी में नौकरी नहीं करने दिया गया। उसके अधिकारियों ने कहा कि जब तक वो दाढ़ी कटवा के नहीं आएगा वो नौकरी नहीं कर सकता। वहीं इसी देश में पूरी एक आर्मी की बटालियन है जो सिख समाज से आती है, जो कि पगड़ी भी पहनती है, कलावा भी पहनती है, केश भी रखती है, कंघा भी रखती है, और जो है उसको सारी आज़ादियाँ हासिल हैं। मगर चूँकि सिख समाज के लोगों की तादाद इतनी नहीं है जिससे पॉलिटिकल पोलराइजेशन हो, मुस्लिम समाज की तादाद इतनी है जिससे पॉलिटिकल पोलराइजेशन हो, और ये लोग, जो भी लोग ये काम कर रहे हैं, ये पानी का बुलबुला है, कुछ देर के लिए तो बढ़ता है मगर ये फिर फूट जाता है। कुछ लोगों का हमारे पास एक क्वेश्चन आया था कि क्या कपड़े से पढ़ाई का कोई लेना देना है क्या, जबकि पढ़ाई दिमाग से होती है ना कि कपड़े से। कपड़े तन ढकने के लिए होता है। देखिए, कॉलेज के अंदर, किसी भी कॉलेज के अंदर ड्रेस कोड, या किसी स्कूल के अंदर ड्रेस कोड रखा जाता है, वो इसलिए रखा जाता है ताकि स्टूडेंट्स, यूनिफॉर्म का मतलब ही होता है यूनिफॉर्मिटी, यानी सब एक साथ दिखें, ठीक है। मगर उस यूनिफॉर्म में कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, उनको भी समझना होगा। जैसे अगर कोई बच्चा स्कूल ड्रेस में या कोई बच्ची स्कूल ड्रेस में आती है और उसके माथे पर जो है चंदन का टीका होता है, तो उससे कोई किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है, उससे किसी भी तरह का शो ऑफ नहीं हो रहा है। इसी तरह से कोई बच्ची अगर अपना सर ढक के आती है मगर बाकी लिबास उसका स्कूल का लिबास ही जैसा है, तो यहाँ पर यूनिफॉर्मिटी जो है वो कलर की यूनिफॉर्मिटी है, कलर की यूनिफॉर्मिटी है। यहाँ पर यूनिफॉर्मिटी इस चीज़ की नहीं है कि वो सब बिल्कुल एक जैसे हो जाए। अगर कोई सिख बच्चा है, मैं आपको कितने स्कूलों में दिखा सकता हूँ कि अगर सिख बच्चा है तो वो प्रॉपर स्कूल ड्रेस के साथ अपने, उसके सिर पर आपको एक जो है उसके केस जो हैं वो आपको घूमे हुए मिलेंगे और इस पर वो रुमाल बांधे हुए मिलेगा। ये आप देख सकते हैं कहीं भी। तो और आर्टिकल 25 संविधान का इस बात की पूरी इजाज़त देता है, आर्टिकल 25, कि हम अपने रिलीजन को आज़ादी के साथ हम उसकी चीज़ों का सम्मान करें, उसके चीज़ों को अमल में लाएं, और जो है जो भी उसके अंदर जो चीज़ें हैं उनको हमें करने का पूरा हक हासिल। इस तरह के हालात स्कूल कॉलेज तक आखिर कैसे फैला, इसमें किसका दोष है? देखिए, इस देश, आपने कर्नाटका की घटना देखी, एक बच्ची को 100-200 लोग आके जो है घेर लेते हैं, ठीक है, उसके सामने नारा लगाने लगते हैं। उसके बाद उस बच्ची ने जो है उसका विरोध किया, उसने भी नारा लगाया। मगर उसके ठीक बाद होता क्या है, उसी वीडियो में अगले पार्ट में हम देखते हैं कि कुछ छात्र चढ़ जाते हैं और स्कूल की बिल्डिंग पर से तिरंगा झंडा उतारकर उस पर भगवा झंडा लहरा देते हैं। इस देश को एक रंग पर चलाने की और एक रंग पर रंगने की साजिश हो रही। इस देश में एक बहुत बड़े सूबे का मुख्यमंत्री जब एक संवैधानिक पद पर बैठता है और उस संवैधानिक भवन को, जो कि उसका आवास है, उसको वो भगवे रंग से रंग देता है। आप मुझे बताइए कि वहाँ पर कोई कुछ नहीं बोलता। मैं कहता हूँ भगवा लहराना चाहिए, मंदिर पे लहराता आया है और लहराएगा, हम लोग उसका सम्मान करते हैं। मगर संवैधानिक किसी भी इमारत पर या किसी भी जगह पर, क्योंकि छेड़छाड़ ना किया जाए, इस पर ये तिरंगा था, तिरंगा है और तिरंगा ही रहेगा। हम एक रंग वाले जो नागपुर के नारंगी हैं उनसे हम ये खुले शब्दों में कह देना चाहते हैं कि ये देश एक रंग पर नहीं चलेगा। ये देश हमारे बाप दादाओं ने, हमारे बुजुर्गों ने जो कुर्बानियाँ दी हैं वो इसलिए नहीं दी थी कि ये देश एक रंग पर चलेगा। सन 47 में सलामी तिरंगे को दी गई है और ये देश जब तक बाकी है जब तक ये 3 रंग पर चलने की बात करेगा। एक रंग पर चलने की बात अगर हम करेंगे तो ये देश नहीं बच पाएगा और ये लोग चाहते ही हैं। ये जितने भी लोग हैं, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अंग्रेज़ों की मुखबिरी खाने वाले लोग, जेल से माफ़ी का लेटर लिखने वाले लोग, आप दिखाइए मुझे कितनों की क्या कुर्बानी रही। मगर आज इतिहास के साथ छेड़छाड़ करके हमें तो कभी कभी ऐसा लगता है कि आज इस देश में अंग्रेज़ आए ही नहीं थे। अंग्रेज़ों को तो जलियांवाला बाग सुनने में नहीं आता होगा, आपको कोई ऐसी बड़ी लड़ाई सुनने में नहीं आती होगी
जो कि अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ी गई, सीधे आता है, सीधे सीधे औरंगज़ेब की बात आती है, ठीक है, अकबर और महाराणा प्रताप की बात आती है। हमने लड़ाई अंग्रेज़ों से लड़ी, मगर आज वो जिक्र जो है गायब कर दिया गया। तो ये इस देश को मिटाने की, इस देश को सांप्रदायिकता की आग में झोंकने की एक साजिश है। 1 मिनट में रोकना चाहूंगा, कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो मामला क्रिएट किया गया है यूपी में, जो चुनाव हो रहा है उस चुनाव को लेकर के उनके पास कुछ मुद्दा नहीं बचा है, उस मुद्दे को भड़काने के लिए इन्होंने ये काम किया है, ऐसा तो नहीं है? जब यूपी का बैठा हुआ मुख्यमंत्री खुले में ये कहता है कि ये चुनाव 80 और 20 का है, कौन है 20? आप बताइए, कौन 80 और 20? 80 और 20 का क्या मतलब है? मगर हम ये कहना चाहते हैं कि ये 20 सिर्फ 20 नहीं, इस 20 का खून यहाँ की मिट्टी में शामिल है। इस 20 के 20,000 क्या 20 लाख लोगों ने अपनी गर्दनें कटाई हैं। और आज 20वीं सदी में जो 20-20 कर रहे हैं, और हमारे देश के लोगों को अगर उन्होंने जवाब नहीं दिया, तो ये वो लोग हैं। अगर इस 20 को 85 और 15 का जवाब नहीं दिया गया, तो ये वो लोग हैं जो आज ये सभ्यता का स्वांग रचा रहे हैं और सभ्यता का ढोंग कर रहे हैं। इन्होंने तो स्तन तक नहीं ढकने दिया। यही देश का इतिहास है। कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लग रहा है कि देश में लोग, जो बच्चे हैं, आज के स्टूडेंट हैं, वो पढ़ाई छोड़ करके, अपने बिजनेस की बातें छोड़ करके, अपने डेवलपमेंट की बात छोड़ करके कहीं ना कहीं ये गलत रूट पे जा रहे हैं? बिल्कुल। इसमें किसका दोष हो सकता है? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का दोष है। व्हाट्सएप पर जो, देखिए, मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूँ आज भी इस देश में, जो दिन रात ये फिक्र करते हैं कि हमारा देश बने, हमारा देश आगे बढ़े। मगर आज देशभक्ति का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये निकाला गया है कि अगर आप मुस्लिम का विरोध करेंगे, मुस्लिम आइडेंटिटी का विरोध करेंगे, तो आप देशभक्त हैं। आप पाकिस्तान को 4 गाली बक देंगे तो आप देशभक्त हैं। असल में ये देशभक्ति जो है, ये वोट भक्ति है, और वोट को बटोरने के लिए ऐसे भक्त बनाए जा रहे हैं जिनका न सिर है न पैर है। हम ये कहना चाहते हैं, अभी देखिए चाइना ने कितना बड़ा इंट्रूजन कर रखा है। चाइना ब्रिज बनाता है, सड़क बनाता है, हमारे सैनिकों को रोज़ाना डराता और धमकाता है। मगर चूंकि हमारे देश में चाइना का नाम लेने से वोट का पोलराइजेशन नहीं होगा, तो ये देशभक्त नहीं है, ये भाजपा के एजेंट वोट भक्त हैं, जो वोट भक्ति के जरिए से भाजपा को सिंहासन पर बैठाना चाहते हैं और गरीब के टैक्स का पैसा जो है अंबानी और अडानी की तिजोरियों को भरना चाहते हैं। इससे आखिर निकला कैसे जाए? ये मतलब जो पूरा मामला चल रहा है, इससे मतलब किस तरह से युवा उभरे? क्योंकि युवा के भारी संख्या में युवा जो है, मैं तो युवाओं से ये कहना चाहता हूँ, सिर्फ एक मिसाल देखो। एक चीज़ को मैं आपके चैनल के माध्यम से मैसेज देना चाहता हूँ पूरे समाज को, कि ये बात अबुल फरज शाज़ली की आप ध्यान से सुनना, कि आखिर क्या वजह है, क्या सोच रहे हो, क्या कर रहे हो। तुम्हारा बच्चा जो है मेहनत करके कमाता है, मज़दूर जो है दिन रात 8 घंटे की ड्यूटी करके 500 रुपया 300 रुपया कमाता है। टिड्डी वाला जो है, जो रिक्शा वाला है, 85 चक्कर रोड के लगाता है, गड्ढों में गाड़ी चलाता है, तो 4 पैसे कमा। आखिर क्या वजह है कि 90 रुपया का तेल आप 300 रुपया में खा रहे हो? क्यों खा रहे हो 90 रुपये का तेल 300 रुपये में? क्योंकि एक प्रधानमंत्री 8 बजे आता है और वो आपसे ये कहता है कि देश हित में जो है ये तेल आपको खाना पड़ेगा। मगर देश हित क्या है? क्या सिर्फ 80 और 20 करने वालों की बात से जब तक आप खुलकर विरोध नहीं करोगे, आप इसी तरह से इस दलदल में फंसते चले जाओगे। इन्होंने एक राष्ट्रवाद, जो कि फर्जी राष्ट्रवाद है, कौन राष्ट्रवादी नहीं है इस देश में? एक जूता सीने वाला भी राष्ट्रवादी। लेकिन यहाँ तो उसका मैसेज ही गलत दिया हुआ ना, कि राष्ट्रवादी का मतलब है कि मुसलमान को टॉर्चर करो, मुस्लिमों आतंकवादी बोलो, आतंकवादी बनाओ, पाकिस्तान का नाम लो, तब जाकर के आप देशभक्त हो सकते। मैं तो आपको एक रेफरेंस देना चाहूँगा।
मैं राज्यसभा में डॉक्टर मनोज झा की स्पीच सुन रहा था। उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। पाकिस्तान में चुनाव इस बात पर नहीं होता कि भारत में क्या हो रहा है, मगर भारत के हर चुनाव में पाकिस्तान का नाम आता है। ये आज हम इस स्थिति में थे, मुसलमान और हिंदू अगर खून की नली है तो मुसलमान उस नली में बहता हुआ खून है। अगर हिंदू समाज के लोग खून की नली हैं तो मुसलमान उस नली में बहता हुआ खून है। अगर हमें रंग में बांट दिया गया, और मैं ये जानता हूँ कि सोसाइटी कभी बटे या ना बटे, मगर हमारे जहनों को बांट दिया गया। क्यों? क्योंकि 80 और 20 बोलने वालों को बहुत दिनों तक हमने सत्ता से बाहर रखा था। हम सबको लेके चल रहे थे, मगर ये 80 और 20 वाले लोग को मैं चाहता हूं कि करारा जवाब मिले और युवा समझेंगे। क्योंकि मेरा एक स्पष्ट मानना है, भूखे पेट ना तो इबादत होती है, ना भूखे पेट भजन होता है। मगर तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। नफ़रत की इस आंधी में हमारे मकान उड़ चुके होंगे, नफ़रत के इन शोलों में हम जल चुके होंगे, हम राख बन गए होंगे। और जब हम राख बन जाएंगे तो आप जानते हैं कि राख किसी काम नहीं आती, राख को फिर फेंकना पड़ता है, फिर से हमें दोबारा से शुरू करना होगा। ये लोग हमें 100 साल पीछे ले जाने की साजिश कर रहे हैं। ये एक ख्वाब दिखा रहे हैं, ये एक ख्वाब दिखा रहे हैं। आज तो मैंने एक टेलीग्राफ अखबार में पढ़ा कि मोदी जी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का नारा लगाने वाले, क्या ये पुरुषोत्तम हैं? ये इतने सारे लड़के एक लड़की को घेर रहे हैं। आप सोचिए, और हमें भी सोचना चाहिए। और हम सबसे ज़्यादा गंदी राजनीति और ओछी राजनीति करने वालों को कड़ा जवाब देने के लिए हमारे इस देश के, हमारे बिहार के युवाओं को सोचना चाहिए कि कैसे इनको जवाब दिया जाए, और जल्द से जल्द अपनी आँख खोलनी चाहिए। बड़ी संख्या में युवा इस दलदल में फंसते जा रहे हैं। इससे निकलने का मेन उपाय क्या हो सकता है, ये बताइए आप। देखिए, हम तो प्रयास कर रहे हैं और हम पूरे जीवन में ये प्रयास करेंगे कि अपने भाइयों को, अपने दोस्तों को, ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जिनके साथ हम रोज़ाना बैठ के चाय पीते हैं। ये वो लोग हैं जिनसे हम रोज़ाना सौदा सामान खरीदते हैं। ये वो लोग हैं जिनका काम हमारे बगैर नहीं चलता, और उनका काम हम एक दूसरे के बगैर हम लोगों का काम नहीं चलता। हमारी घर की रोज़ी रोटी उनकी वजह से चल रही है, उनके घर की रोज़ी रोटी हमारी। हम सब एक ही तो हैं, एक ही हैं। बस इस एकता के संदेश को मजबूती के साथ हमें लोगों के बीच में जाके रखना होगा। और जो लोग इनको भड़का रहे हैं और जो लोग इस तरह का काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी होगी, सामाजिक तौर पे भी। और मैं तो सरकार की एजेंसियों से कहता हूँ कि आप ऐसे लोगों को चिन्हित करें। कैसे हिम्मत हो जाती है लोगों की कि तिरंगा झंडा उतार कर उसके ऊपर भगवा झंडा लगा दें। और मैंने तो वो वीडियो भी देखा जिसमें भगवा पगड़ियाँ थी और वो पगड़ियों को ज़मीन पर फेंक दिया गया, पगड़ियों का ढेर लगा हुआ था। इसका मतलब वो पगड़ियाँ उनको किसी ने उनको वो पगड़ियाँ ला के दी थी, वो उनको किसी ने इस काम के लिए उकसाया था। मतलब कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इस काम के पीछे किसी न किसी का एजेंडा है, कोई ना कोई फंडिंग किया है। बिल्कुल। तब जाकर के वहाँ ऐसा माहौल। आरएसएस के लोगों की साजिश। अंग्रेज़ों के गुलाम जो थे, अंग्रेज़ों के तलवे चाटने वाले जो लोग थे, अंग्रेज़ों जेल से माफिया लिखने वाले लोग थे। युवा इतने तबके के जो है इस दलदल में तो जाहिर सी बात है फंसते ही जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, देश हित में जब कोई बात होती है तो देश को ऊपर उठाने की बात होनी चाहिए। यहाँ एनी टाइम हर वक्त धर्म की बात होती है, रोजगार रोजी की बात क्यों नहीं होती? अरे मैं तो इस क्षेत्र में मैंने देखा है हर साल इस छोटे से इस सब डिवीज़न की हम बात करते हैं, सिमरी बख्तियारपुर की, 40-50 लोग हर साल सांप काटने से मर जाते, 20-25 बच्चे गड्ढे में डूब के मर जाते हैं। मगर हमारे यहाँ का जो भी सिस्टम है, जो भी चीज़ है, हम लोग इसके सबसे बड़े मुजरिम हम हैं। क्योंकि अगर हमारे धर्म और जाति का नेता होता है तो हम कहते हैं सब ठीक, और अगर उनके धर्म और जाति का नेता होता है तो वो भी कहते हैं सब ठीक।
ये जो झूठा प्रोपेगेंडा है और ये जो झूठी सोच है, इससे निकलना होगा, इससे निकलना होगा और नई दिशा देनी होगी, नई सोच देनी होगी। और जो रेडिकलाइजेशन कर रहे हैं सोसाइटी में, इनके खिलाफ सबको मिलकर खड़ा होना होगा। आपको क्या लगता है देश कहाँ जा रहा है? मुझे पर्सनली मुझे तो ऐसा लग रहा है कि देश जो है बिल्कुल दो तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है आज के समय में। आपको क्या लगता है, ये बताइए। बिल्कुल, वो लोग अपनी साजिश में कामयाब होते चले जा रहे हैं और मेरा सवाल उनसे नहीं है, मेरा सवाल उन लोगों से है जो लोग खामोश हैं। अगर मेरे घर का कोई व्यक्ति कोई क्राइम करता है या मेरे घर का कोई व्यक्ति समाज में जहर फैलाता है और मैं खामोश हूं, तो मैं भी दोषी हूं। मगर मैं एक बात फिर से कहना चाहता हूं कि इस आंधी में वो एक शेर है ना, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। सोचना चाहिए लोगों को, बहुत सोचने का विषय है, बहुत गंभीर विषय है। चलिए, इन सभी मुद्दों पर बात हमने किया कि आखिर देश में क्या होना चाहिए, युवा कहाँ जा रहे हैं, युवा पीढ़ी जो आजकल के हैं, जो देश के भविष्य है, जो स्टूडेंट्स हैं, वो कहीं ना कहीं इन सभी के चंगुलों में फंसकर अपना भविष्य ना देख करके 2 मिनट की राजनीति में फंसते हैं। और कहीं ना कहीं उनको जो सपोर्ट मिलता है वो आला दर्जे का सपोर्ट मिलता है, ना उनके ऊपर कोई कार्रवाई होती है और ना ही कोई उन लोगों को परेशानी होती है। तभी जाकर के ऐसे लोग दिन ब दिन इन लोगों का बोलबाला होता जा रहा है और लगातार अल्पसंख्यकों पर, पिछड़े जातियों पर जो है इसका असर देखने को मिलता है। खैर, आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द बॉस न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।